गाइस सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करेंगे। हाँ जी गाइस सब लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो प्लीज गाइस। हाँ जी, तो प्रियांशी आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, ईशा आपके पास आ रहा हूँ, आपका हैंड रेज्ड है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यार, इसको क्लोज करेंगे। बताओ। यस सर, तो एनसीईआरटी की बुक बाय कर लें अगर टीएस ग्रेवाल में प्रॉब्लम है तो? नहीं नहीं मतलब जो नहीं, जो ये चीज़। ऐसा नहीं है टीएस ग्रेवाल में ही प्रॉब्लम है। ये इश्यूज आपको हर बुक में मिलेंगे बेटा। देख सीधी सी चीज है, मैं एक तेरे को सीधी बात बताता हूँ। आप कुछ भी कभी भी आंसर करना, कुछ भी चीज लिखना शुरू करते हो तो यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। देयर वुड बी सर्टेन ग्रे एरियाज आल्सो कि जहाँ पे थोड़ा सा ये इशू बनेगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीएस ग्रेवाल में ही ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं। टीएस में तो सबसे कम है। आप कोई और बुक उठाओगे तो उसमें तो सब और ज्यादा इश्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टीएस ग्रेवाल में ही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इनफैक्ट अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी ऐसे लिखा है। तो प्रॉब्लम ये है, ये चीज क्योंकि पुरानी ऐसी चली आ रही है एंड नोबडी डेयर्स टू चेंज इट, दैट इज द इशू। पता होता क्या कि कोई चीज पुरानी चली आ रही होती है ना, तो हर बुक में फिर वही कॉपी हो रहा होता है। आप देखोगे मोस्टली बुक में यही मिलेगा आपको, कहीं भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन ये नहीं मिलेगी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, कहीं नहीं मिलेगी। हो सकता है किसी एक बुक में किसी ऑथर ने डाल दिया हो, बट आपको 99% बुक्स में नहीं मिलेगी। सब जगह वही मिलेगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि पुराना वही चला आ रहा है, नोबडी वांट्स टू चेंज। आप अपना एग्जांपल ले लो, कुछ भी अगर कोई भी एक चीज चेंज करनी होती है ना, तो हर कोई बंदा रजिस्ट करता है, अरे चल रहा है चलने दो यार, छोड़ो बेकार में चेंज करूंगा, 100 बंदे पूछेंगे कि ऐसा क्यों। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आज तक इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले जब मैं पढ़ रहा था तब से लेकर के मैंने बताया इंटरनल यूजर्स के अंदर एम्प्लॉय और क्या नाम है वर्कर्स इंक्लूडेड थे, ठीक है नहीं। अब इस बार इन्होंने चेंज कर दिया, अब इतना ह्यू एंड क्राई हो रहा है इस चीज के ऊपर कि यार ये तुमने कैसे चेंज कर दिया। बात ये नहीं है कि ठीक करा या गलत किया, वो एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का। लेकिन होता क्या है, ऑथर कुछ भी छोटा सा भी चेंज करते हैं ना, तो उसके पीछे बहुत ह्यू एंड क्राई होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑथर चेंज करना नहीं चाहते, दैट इज द इशू। तो अगर कोई चीज हमें गलत भी दिख रही है या लग रहा है कि इसको बेटर तरीके से कर सकते हैं, हम एडवाइस भी करते हैं ना ऑथर्स को, तो वो रजिस्ट करते हैं कि नहीं यार रहने दो, चल रहा है चलने दो। तो हम स्टूडेंट्स को तो गलत नहीं पढ़ा सकते, है ना। और खासकर मैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं कराता यार बेटा ऐसे ही है, इसको इग्नोर मारो या नहीं, जो बात है आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इसलिए आपको कोशिश करता हूँ जो बात सच है, जो बात सही है, वो आपको क्लियरली समझाया, ठीक है ईशा। तो आपको अच्छा यस। जो सवाल था ईशा का कि क्या टीएस ग्रेवाल की जगह कोई और बुक लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, पर क्या एनसीईआरटी लेनी चाहिए, बिल्कुल हाँ। टीएस ग्रेवाल के साथ एनसीईआरटी भी करनी चाहिए। एनसीईआरटी तो बहुत छोटी सी बुक होती है, उसके अंदर इतनी डिटेल में चीजें भी नहीं मिलने वाली, लेकिन होता क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एनसीईआरटी में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसमें वैरायटी सारी कवर हो जाती है, ठीक है। तो आप जब अभी कोई चीज सीख रहे हो तो आप कॉम्प्रिहेंसिव बुक से सीखो विच इज टीएस ग्रेवाल। लेकिन जब आपने एक चैप्टर कर लिया है तब आपको क्या लगता है ना कि उसके बाद चल यार और प्रैक्टिस करनी है, देन यू पिक अप एनसीईआरटी। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और फिर देखो कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में सारी वैरायटी कवर हो जाएगी, क्लियर है। तो अगेन वेरी गुड पॉइंट, यस आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने एक अच्छा पॉइंट बता दिया आपको। तो ऐसे जो भी माइंड में आ रहा हो पूछ लिया करो। और कोई डाउट ईशा? सर, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? आऊंगा उस पर। कहाँ पढ़ा तूने ये? सर, वो जो कंपनीज एक्ट वाला बॉक्स था उसमें पढ़ा अच्छा था। वहां पढ़ लिया, चल मैं बता देता हूँ। तूने पूछ लिया तो सर मैं बता गलती देता हूँ। से पढ़ लेते हैं। नहीं पर अच्छी बात है, अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर यार। देखो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं फर्नीचर बना करके बेच रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं फर्नीचर बनाऊंगा तो बेटा सबसे पहले क्या खरीदूंगा फर्नीचर बनाने के लिए? लकड़ी को। लकड़ी, ठीक है। लकड़ी खरीदूंगा, कपड़ा खरीदूंगा, लोहा खरीदूंगा, ये सारी चीजें चाहिए होगी मुझे फर्नीचर बनाने के लिए। फेविकॉल वेविकॉल बहुत सारी चीजें खरीदूंगा। तो यानी कि ये सब क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल। तो यानी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रॉ मटेरियल खरीदूंगा, परचेज ऑफ रॉ। मैं गाइस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज अपने कॉपी में जब नोट करोगे तो फुल फॉर्म नोट कर लेना, वरना बाद में मुझे सर आरएम क्या था, ठीक है। तो पहले सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, इसके बाद इससे क्या बनेगा, कच्चा पक्का माल। यानी कि इसके बाद मैं बनाना शुरू करूंगा, क्या बोलते हैं जो भी फर्नीचर है। लेकिन अभी अगर पूरी तरीके से फर्नीचर नहीं बना है, यानी जैसे लेट्स से कुर्सी बना रहा हूँ पूरी तरह से नहीं बनी है, तो उसको क्या बुलाएंगे, उसको बुलाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बुलाते हैं उसको?
ओके। वर्क इन प्रोग्रेस, कहीं पढ़ा है ये लिखा हुआ वर्क इन प्रोग्रेस? यस सर, हाँ, कंस्ट्रक्शन अरे साइट्स पे। वाह, बहुत ही बढ़िया थी, मेरे को लगा था शायद नहीं आएगा दिमाग में। कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं भी जाते हो तो रास्ते में बोर्ड लगा होता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी यस। क्या मतलब है, काम जारी है। तो इसका मतलब यही है कि काम जारी है, अभी पूरी तरीके से गुड्स तैयार नहीं हुए। जब गुड्स तैयार हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल यस। खरीदा, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, फिर क्या करोगे आप, इसको बेच दोगे, यानी कि सेल। और उसके बाद आपके क्या बन जाएंगे, अगर मैं उधार पे बेचूंगा तो डेटर है, अगर यस उधार सर। पे बेचा तो डेटर, और डेटर से क्या होगा, पैसे मिलेंगे। ठीक है, कैश रिसीव्ड या मनी रिसीव्ड, और फिर ये पैसे दोबारा से मैं कहाँ लगा दूंगा, रॉ मटेरियल रॉ खरीदने। मटेरियल परचेज में। यानी ये की साइकिल यस। हो गई। हाँ, एक सर्कल हो गया, एक साइकिल हो गई, ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, इसी को क्या बुलाते हैं, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग साइकिल। देखो भाई मेरा सर्कल अच्छा सा नहीं बना है, तो अपनी कॉपी में सर्कल बना लेना अच्छे से, ताकि लगे कि ये साइकिल है। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस विल गो ऑन, साइकिल क्यों यस बोलते सर। हैं इसको, क्योंकि दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, यही होगा, पैसा जो मेरे पास मिलेगा फिर लगाऊंगा रॉ मटेरियल, फिर यही सेम सारा प्रोसेस दोबारा। क्लियर हो गया ईशा? यस सर, उसमें तो पता ही नहीं हो रही कुछ, समझ भी नहीं आया। मैं किस लिए बैठा हूँ, इसीलिए तो बैठा हूँ बेटा। अगर अगर सब चीजें बुक पढ़ के हमें समझ में आ जाती तो फिर टीचर्स की जरूरत ही क्या थी बेटा। हमारा काम ही यही है ना कि आपको वो आसान करके दे, लेकिन आपका काम ये है उसके बाद पढ़ना, जो कि आप अच्छा कर रहे हो बेटा, कि आप मेरे समझाने के बाद बुक को पढ़ते हो। सिर्फ बता देने से समझ लेने से काम नहीं होता, जब आप उसको पढ़ोगे तब पता चलेगा कि और भी ऐसे वर्ड्स या ऐसी लाइन निकल के आती है जो हमें समझ नहीं आती, फिर आप पूछो मेरे से दोबारा, मेहनत करो। ठीक है, चलो चले आगे बेटा। यस सर, थैंक यू। श्योर, चलो आगे चलते हैं। अब अगर और अभी वैसे किसी के डाउट्स दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर होंगे, अगर कुछ दिमाग में आ रहा होगा तो बेटा थोड़ा टाइम बाद इस डाउट्स को लेंगे। अब पहले थोड़ा सा आगे का और कॉन्सेप्ट कवर कर लें। तो लॉस तक हो गया, अब आगे परचेजेस। अब परचेजेस क्या है भाई, परचेज क्या है, जो आप गुड्स खरीद रहे हो उसको परचेजेस कहते हैं। जब आप गुड्स को बेचते हो तो क्या बोलते हैं, सेल्स। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, किससे बात कर रहा था मैं, निशत, सॉरी मैं निशात को निशत कह देता हूँ, कई बार थोड़ा ही गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि किसी के में वो यस सर। आपकी मात्रा लगानी है कहीं नहीं लगानी, बड़ा कंफ्यूजन है। सॉरी। हाँ, आ जाओ भाई, कहाँ चला गया। हाँ, परचेजेस, क्या वर्ड बोला मैंने अभी, क्या बोला निशात बेटा, यस सर। क्या बताया था मैंने, सर परचेजेस कि का मतलब क्या है। परचेजेस होता है कि जब हम रॉ मटेरियल्स या अपना गुड्स खरीदते हैं तो वो परचेज हो गया, और जब हम उसे सेल करते हैं तो वो सेल हो गया। तो इम्पोर्टेंट की वर्ड क्या है यहाँ पे, क्या खरीद रहे हैं, गुड्स। क्या खरीद रहे हैं बेटा, गुड्स। गुड्स। निशा तेरा बेटा गुड्स। काफी शोर आ रहा है पीछे से, पीछे कुछ चल रहा है लगता है, लास्ट टाइम भी काफी शोर आ रहा था। सर वो शायद माइक को। नहीं ये भी हो भी सकता है, पर पता नहीं काफी शोर आता है बेटा। नहीं, किसी की आवाजें आ रही है बेटा। तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट टाइम कोशिश करना पापा। आइसोलेटेड, हाँ कोई बात नहीं, पर कोशिश करना नेक्स्ट टाइम आइसोलेटेड थोड़ी जगह हो, ताकि मैं तेरे साथ, मैं चाहता हूँ बेटा कि सबके साथ डिस्कशन करूँ, बट रह जाता है, तेरे साथ लास्ट टाइम भी रह गया था। तो सर मैं मैं अभी दूसरे रूम में आई। नेक्स्ट टाइम, हाँ नेक्स्ट टाइम कर लियो, सब अभी यहीं मैं आ जाते हैं। अगली बार रूम में बैठेंगी ना तो बोल के बैठियो, मैं ना पढ़ाई कर रही हूँ, कुंडी मार रही हूँ अंदर से, बहुत शुरू करते हैं तुम लोग, सर सर मेरे से मैं कहते बोल हैं। के बैठती हूँ। चल भाई, वो करना पड़ेगा यार कुछ तो, क्योंकि देख इतने शोर में फिर सबको समझ नहीं आएगा, तो मेरी प्रॉब्लम है ना। तो मैं ईशा को साथ में ले रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम कोशिश करियो ये अवॉइड करने की। ठीक है, ओके सर। और फिर दे सकते। चलो ईशा, तो मैंने बताया बेटा, यस। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, परचेज वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं। कीवर्ड क्या है, गुड्स। ठीक है, यानी जिस चीज में हम डील कर रहे हैं। क्लियर, अगर गुड्स के अलावा कुछ खरीद रहे हैं तो परचेज वर्ड यूज नहीं करें। ठीक है, क्लियर। तो हम आगे जाके आप देखोगे, समझोगे इसका मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बात काट बांध लो। परचेज वर्ड सिर्फ किसके लिए यूज होता है, गुड्स के लिए। तो अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी तो मैं बिल्डिंग बुलाऊंगा उसको। ठीक है, हम जब अकाउंट खोलेंगे या जो भी हम अकाउंट के नाम से लिखेंगे तो हम बिल्डिंग के नाम से लिखेंगे। परचेज का अकाउंट तब आएगा जब हम सिर्फ गुड्स की बात करें। ठीक है, क्लियर। ये चीज और क्लियर होगी जब हम अगले चैप्टर पे जाएंगे, जो कि आपका चैप्टर होगा जर्नल एंट्री। ठीक है, अभी इतना ज्यादा अच्छे से शायद समझ नहीं आया, जब जैसे ही जर्नल एंट्री करा हुआ समझ आएगा। तो अभी इतनी बात नोट करके लिख लो यहाँ पे, परचेज
word is to be used only for purchase या buying of goods. Purchase word is to be used only for buying of goods. अगर गुड्स के अलावा कोई और एसेट यूज खरीदते हो तो परचेज वर्ड यूज नहीं करो। समझ आया? हाँ, आप जब गुड्स खरीद रहे हो तो दो तरीके से हो सकते हैं, कैश में या क्रेडिट में, वो दोनों इंक्लूडेड, दोनों के लिए एक परचेज वर्ड यूज होगा, पर सिर्फ किसके लिए? परचेज ऑफ गुड्स के। क्लियर है गाइस सबको ये? ठीक है। दूसरी चीज, अब परचेज रिटर्न क्या है? अरे मैंने गुड्स खरीदे, अब मेरे को सही नहीं लगे, कुछ उसमें कमी थी भाई, जो मैंने गुड्स खरीदे पता चला कि टूटा हुआ था या जो सैंपल दिया था उसके हिसाब से नहीं है, तो मैंने क्या करा? मैं पकड़ो अपने गुड्स वापस, तो मैंने गुड्स वापस कर दिए। तो जब मैं गुड्स वापस करता हूँ तो मैं एक अलग अकाउंट खोलता हूँ जिसको क्या बुलाएंगे? परचेज रिटर्न। तो मैंने गुड्स परचेज करे, उसको क्या बुलाएंगे? परचेज। जब मैंने उसमें से कुछ गुड्स वापस कर दिए तो उसे क्या बुलाएंगे? परचेज रिटर्न। क्लियर? समझ आ रहा है? ये रिटर्न किसी भी रीजन से हो सकता है, आपने गलत आइटम दे दी, आपकी आइटम डिफेक्टिव थी, कुछ भी रीजन। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, इसी को एक और नाम से बुलाते हैं, ध्यान से सुनना, क्या बुलाते हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, रिटर्न आउटवर्ड और दूसरा वर्ड आने वाला है रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न तो समझ आता है, ठीक है। पहले चलो मैं आगे का ही बता देता हूँ। जैसे परचेज वर्ड यूज किया परचेज ऑफ गुड्स के लिए, इसी तरह जब हम उन्हीं गुड्स को बेचेंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे? सेल। क्लियर? तो सेल्स वर्ड किसके लिए? अगेन गुड्स के लिए। अगर मैंने बिल्डिंग बेची तो सेल्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है, तो हम सेल्स वर्ड उसके लिए यूज नहीं करते। तो परचेज और सेल गुड्स के लिए यूज होंगे। इसी तरह से जब आपने कुछ माल बेचा, अब आपके माल में भी तो कमी हो सकती है, तो सामने से अगर किसी ने रिजेक्ट करके वापस बेच दिया तो उसे क्या बुलाएंगे? सेल रिटर्न। तो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न तो समझ आता है लोगों को। अब जैसे मैं रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड बोलता हूँ ना, तो दिमाग में कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, कौन सा वाला रिटर्न इनवर्ड, कौन सा वाला रिटर्न आउटवर्ड। तो बहुत आसान तरीका है मेरी तरफ से, रिटर्न इनवर्ड। ध्यान से सुनना बेटा, रिटर्न इनवर्ड यानी रिटर्न होके माल इन हुआ, रिटर्न होके माल इन हुआ। कौन सा इन होगा? जो कभी मेरे पास से गया होगा। समझ आ रहा है? जो मैंने पहले बेचा होगा। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न होके माल हमारे पास आया, वापस आया, तो मैंने कभी ना कभी उसको बेचा। समझ आ रहा है? तो रिटर्न इनवर्ड क्या हो गया? सेल रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड क्या हुआ? यानी रिटर्न होके मेरे पास से जा रहा है, रिटर्न होके आउट हो रहा है, मेरे पास से जा रहा है। क्लियर हुआ? तो मेरे पास से कौन सा जाएगा? जो मैंने खरीदा होगा। क्लियर? इनिशियली ये प्रॉब्लम आता है, एकदम से क्लिक नहीं करता कई बार कि रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड। तो हमेशा ये चीज सोच लेना, रिटर्न इनवर्ड मेरे पास आ रहा है रिटर्न होके, यानी मैंने कभी बेचा होगा तभी तो आ रहा है, और रिटर्न आउटवर्ड मेरे पास से जा रहा है रिटर्न होके, यानी मैंने कभी ना कभी खरीदा होगा तभी तो जा रहा है, तो वो परचेज। समझ आ गई बात? क्लियर? आसान तरीका कोशिश कर रहा हूँ आपको याद करवाने का कि रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड कैसे है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब इसका क्या मतलब है? अरे यार कितने सारे शब्द आएंगे यार, ये टर्म्स ने तो परेशान कर दिए। अनफॉर्चुनेटली सारे एक साथ पढ़ रहे हो इसलिए परेशान हो। आप अगर प्रैक्टिकल कर लेते उसके बाद ये पढ़ते तो इतने परेशान नहीं होते, क्योंकि वहां ऑलरेडी कर चुके हो, समझना आसान हो गया। जैसे कई सारे वर्ड्स कर चुके हो तो इजी हो रहा है समझने में, है ना? कोई बात। ये वाला चैप्टर करके वापस प्रैक्टिकल करेंगे, थर्ड फोर्थ चैप्टर अभी नहीं करा। इसके बाद जर्नल करेंगे, प्रैक्टिकल शुरू। बहुत हो गया यार, बोरिंग हो गया, दो चैप्टर हो गए। अब फिर से ब्रेक लेंगे, जर्नल चैप्टर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे जब जैसे मौका लगेगा, जब थोड़ा लगेगा कि हाँ अब हम थ्योरी कर सकते हैं, वापस आते। ठीक है, ओके। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? तो रेवेन्यू का मतलब तो समझ गए, रेवेन्यू तो पढ़ा था हमने, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो रेवेन्यू क्या था? ग्रॉस अमाउंट जो हमें मिल रहा है ना? क्लियर? और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? वो जो ग्रॉस अमाउंट मिल रहा है हमें फ्रॉम आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अगर मेरा मेन ऑपरेशन क्या है? माल को बेचना, खरीद के बेचना, तो जो मैं सेल कर रहा हूँ, सेल को ही दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप लिख सकते हो अदर, इन अदर वर्ड्स इसको क्या कहते हैं? सेल्स। आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी जो मेरे मेन ऑपरेशन से मुझे रेवेन्यू मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इसके अलावा कोई और रेवेन्यू आ रहा होता, ठीक है, तो वो क्या हो जाता? रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे इनकम के दो पार्ट करे थे, रेवेन्यू के दो पार्ट हो गए। समझ आ रहा है? इनकम के भी दो पार्ट करे थे ना, इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग। इसी तरह से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग, रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोल रहा है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? अब अगर मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डिंग बेची, तो 12 लाख रुपए की जो बिल्डिंग बेची थी वो मेरे 12 लाख रुपए रेवेन्यू मेरे लिए, है ना? पर वो जो 12 लाख रुपए की बिल्डिंग बेची, दैट इज नॉट माय मेन एक्टिविटी, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, वो क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग।
क्लियर? समझ आया Yes. बेटा? अब यहाँ एक टर्म तो बोलिए, दूसरी बोली नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये फिर से एक आधी सी चीज आ गई। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। आगे चलो, गुड्स क्या होते हैं? आइटम ऑफ ट्रेड, जिस चीज में आप डील करते हैं, मैंने समझाया। तो ये तो हो गया खत्म। स्टॉक क्या होता है? मैंने यही समझाया था कि एक पर्टिकुलर, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप देखना चाहो कि वैल्यू ऑफ गुड्स, कितने रुपए के वैल्यू के मेरे पास गुड्स है, तो उसे क्या कहते हैं? स्टॉक। ठीक है, तो किसी भी एक टाइम पे। अब अगर सोचो मैं साल के शुरू में देख रहा हूँ, यानी 1 अप्रैल, जब मेरा साल कब शुरू होता है, मैंने समझाया था, ये आपको बताया मैंने नहीं बताया कि हमारा जो ईयर तो चलता है कब से बताया है कब? अकाउंटिंग पीरियड। वेरी गुड। अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक होता है बेटा? 1 अप्रैल XXXX to 31 मार्च XXXX। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 1 अप्रैल 2020 को शुरू हो रहा है, तो वो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021। क्लियर? अगर मैं 1 अप्रैल 2020 को स्टॉक देखूं कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, तो उसे क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। साल जब शुरू हुआ है, ओपन हुआ है, जब साल ओपन हुआ है तब कितना स्टॉक था, यानी 1 अप्रैल को। और अगर मैं 31 मार्च 2021 को स्टॉक देखूंगा, तो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। कि मेरे पास उस समय कितनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा है, तो दैट विल बी कॉल्ड क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक समझ आया? साल के शुरू में जितने रुपए का स्टॉक है वो ओपनिंग है, साल के एंड में जितना है वो क्लोजिंग स्टॉक। हमने कैपिटल में भी तो सीखा था सेम तरीके से, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, तो सेम चीज यहाँ स्टॉक में बोली गई। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री किस किस तरह की हो सकती है? स्टॉक कौन कौन सा हो सकता है? आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है ना भाई? आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में हो, अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो कुछ कच्चा माल खरीदोगे जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं। ठीक है, सामने देखना जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो जो बॉक्स में लिखा है। तो रॉ मटेरियल जैसे मेरे केस में लकड़ी, कपड़ा, फर्नीचर के केस में अगर मैं बात करूँ, जब मैं इसको थोड़ा बहुत बना लेता हूँ तो ये क्या कहलाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैं इसको रॉ मटेरियल नहीं कहला सकता, इसको क्या बोलेंगे फिर? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, और जब ये पूरा बन जाएगा तो इसे क्या बुलाते हैं बेटा? फिनिश गुड्स। तो 3 तरह के स्टॉक हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। 3 तरह के स्टॉक कौन से हैं? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ये समझ आया? क्लियर? ये तीनों ही चीजें स्टॉक में कंसीडर की जाती हैं। एक और स्टॉक हो सकता है, आप अगर बना बनाया खरीदे, जैसे ये तो मैं अभी कुर्सी खुद बना रहा हूँ, अगर मैं बनी बनाई कुर्सी खरीदूं बेचने के लिए, तो उसको क्या बुलाऊंगा? सर वो भी तो फिनिश गुड्स होगी, बनी बनाई, कंप्लीटेड थी ना, कंप्लीटेड नहीं। फिनिश गुड्स किसके लिए यूज होती है? जो आप खुद बना रहे हो। तो अगर मैंने खुद मैन्युफैक्चर किया है, तो जो मेरे पास वो प्रोडक्ट बन के आया उसको फिनिश गुड्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बना बनाया किसी और से खरीद रहा हूँ, तो मैं उसको बुलाता हूँ स्टॉक इन ट्रेड। क्या बुलाता हूँ? स्टॉक इन ट्रेड। तो देखो ये 4 तरह का स्टॉक हो सकता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, और चौथा कौन सा है? स्टॉक इन ट्रेड। समझ आया? क्लियर है गाइस? तो ये 4 तरह का मेन डिफरेंस समझना है अपने को फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश गुड्स है दोनों ही बने बनाए माल है, दोनों ही पूरे पूरे फिनिश गुड्स है, दोनों ही फिनिश्ड है। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक मैंने खुद बनाया है, एक मैंने बाहर से बना बनाया खरीदा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्टॉक इन ट्रेड एंड फिनिश गुड्स। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ये खत्म हो गया, अब आ जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ये तो करा चुका। डेटर प्लस बीआर इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। बताया था ना मैंने, टोटल जितने भी पैसे किसी से भी मिलने हैं हमें ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो वो ट्रेड रिसीवेबल और डेटर और बीआर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ट्रेड पेबल ये भी बता चुका हूं। कितनी सारी चीजें तो हम कर चुके हैं। क्रेडिटर प्लस बी, और आगे भी ये फायदा होगा। जितना भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ, कोई बच्चों को हो सकता है बोरिंग लगता है, सर क्या इतना डिटेल में बता रहे हो। अरे आगे जाकर बहुत काम आएगा, आप खुद देखोगे। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, आगे काम आएंगी। ठीक है, तो ट्रेड पेबल भी हमें पता है। कॉस्ट क्या होता है? अब देखना ध्यान से, एक वर्ड आया था पीछे, एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस मैंने आपको बताया था क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या बुलाते हैं? एक्सपेंस। दूसरा एक्सपेंडिचर कौन सा था बेटा ईशा? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड तो डेफर्ड कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आप ये समझ सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या बुलाते हैं? कॉस्ट। यानी अगर कोई हमने बिल्डिंग खरीदी, तो वो कितने की खरीदी है, उस पर कितना खर्चा हुआ, उसको क्या बुलाएंगे? कॉस्ट। देखो क्या लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अ स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। तो यार थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, which is sorry to say this, मतलब with due respect to the author, but थोड़ा सा यार और क्लियरली लिख देते कि खुद को भी हमें समझ में अच्छे से आता है और हम स्टूडेंट को समझा सकते हैं। बड़ा अजीब सा लैंग्वेज बना दी है। तो अगर हम इसको साफ साफ ऐसे लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, अगर ऐसे लिख देते हैं तो क्या जाता है यार? अदर देन गुड्स,
है ना। तो गुड्स पे अगर आप कुछ खरीद रहे हैं वो तो हमारा परचेज और परचेज वर्ड आ गया और उसको तो एक्सपेंस बोलते हैं, है ना। अगर कोई और एसेट खरीद रहे हैं, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें खरीद रहे हैं, तो उसको जो खरीद रहे हैं उसको क्या बुलाते हैं, कॉस्ट। क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो हमने अमाउंट स्पेंड करा वो कॉस्ट है। बिल्कुल, ठीक है। वाउचर क्या होता है? वाउचर इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। लाइन लिख लो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मैंने आगे छोटा सा लिखने की कोशिश करी है। इसका क्या मतलब हुआ? आप बेटा जितनी भी एंट्रीज करोगे ना बुक्स में, अभी तो आप जो आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है आप कर देते हो, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होता है? ऐसे तो नहीं कोई भी आएगा कहेगा अरे मैंने हम लोगों ने 10 लाख रुपए का माल खरीदा है सुरेश एंड कंपनी से, कर दे एंट्री। ऐसे कैसे कर दे भाई? तो जो अकाउंटेंट होगा कहेगा अच्छा पहले जाओ जाके प्रूफ लेके आओ। हाँ, नहीं वो नहीं कि जाओ जाके पूछ के आओ कि क्या था वो जो भी डायलॉग था, वो नहीं। जाओ जाके पहले प्रूफ लेके आओ कि तुमने 10 लाख रुपए का माल बेचा, फिर मैं एंट्री करूँ। समझ आ रही है मेरी बात? वो प्रूफ दिखाएगा, वो जो प्रूफ दिखाता है दैट इज कॉल्ड वाउचर, यानी वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे हम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, बिना किसी भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के एंट्री नहीं हो सकती। बुक्स में अगर एंट्री सर करी वो जाएगी, सोर्स डॉक्यूमेंट जो आया था बिजनेस ट्रांजैक्शन के करीब, बिल्कुल सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर, ये सिमिलर वर्ड्स हैं। आगे जाकर एक चैप्टर आएगा वाउचर का, देखो आई थिंक 4th या 5th चैप्टर है, तो और ज्यादा क्लियर होगा। बट फिलहाल इतना समझो कि वाउचर का मतलब क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे एंट्री हो। ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ही एग्जांपल है। कैश मेमो, इनवॉइस, बिल रिसीव्ड, सब समझ में आएंगे, अभी एक भी नहीं समझ सकते। ठीक है, ये सब समझेंगे आगे जाके पूरा सारे चैप्टर्स में। ठीक है गाइस। डिस्काउंट क्या होता है? गाइस डाउट्स लूंगा मैं, आप लोगों के दो हैंड्स दिख रहे हैं मेरे को, डाउट लूंगा बाद में, पर पहले आगे डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट आपने सुना होगा, अरे आपने सुना क्या होगा, आप तो जाके लेते भी हो। क्या होता है ईशा, खरीदने जाते हो सामान तो क्या बोलते हैं उससे? वो कहता है 2000 रुपए की जीन्स, क्या कहते हो? अरे भैया ठीक ठीक कम लगा दो, ठीक ठीक लगता है बार्गेन। ये कोई बात नहीं ना हुई। अब देखो ध्यान से सुनना, किस तरीके से आप उससे डिस्काउंट मांगते हो। कहते हो क्या भैया, मतलब मैं एक जीन्स थोड़ी ना खरीद रही हूँ, इतने सारे कपड़े लेके जा रही हूँ तुम्हारे यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल 2 जीन्स ले जा रही हूँ, 4 टी शर्ट ले जा रही हूँ, 5 शर्ट ले जा रही हूँ, इतने सारे कपड़े लेके जा रही हूँ, तो डिस्काउंट नहीं दोगे क्या? समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसको क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। यानी आप अगर बल्क में खरीद रहे हो, डिस्काउंट का मतलब क्या है? पहली बात तो ये समझो, जो भी सेल प्राइस जो कोट करता है सेलर, अगर आप उसमें कुछ रिडक्शन हमें मिल रहा है तो उसको कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, और डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मैंने अभी भी समझाया। अगर आप बल्क में खरीद रहे हो, ठीक है, लिखा भी है देखो, दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी, यानी एक बल्क में ज्यादा अमाउंट, ज्यादा क्वांटिटी में आप आइटम खरीद रहे हो तो आपको मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। जैसे जो होलसेलर होते हैं, ठीक है, जो होलसेलर होते हैं, जब आप वहां से माल खरीदते हो होलसेल में, ठीक है, जो शॉपकीपर होते हैं, अब शॉपकीपर ने अगर आपको 1000 रुपए की जीन्स बेची है तो उसको 1000 की थोड़ी ना पड़ी होगी, उसको तो बहुत कम की पड़ती है। हाँ, उसमें वो अपने खर्चे भी जोड़ता है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी, जो नौकर रखे हैं वो सारे भी खर्चे जोड़ेगा, लेकिन उसको तो वो तो बल्क में खरीदता है तो उसको ये डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट। वो तो 100 जीन्स एक साथ ले आता है कि नहीं? तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि अगर आप बल्क में खरीद रहे हो तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, आमतौर पे अगर मैं बिजनेस टू बिजनेस बात करूं, आप तो एज ए कस्टमर खरीदने चाहते हो, लेकिन अगर हम बिजनेस टू बिजनेस बात करें तो आमतौर पे उधार पे माल बेचा जाता है। ठीक है, जैसे अब अगर आप जिससे खरीद रहे थे जीन्स, मैं एक एग्जांपल वर्ड ले रहा हूँ, शॉपकीपर का नाम ले रहा हूँ, क्लाइमेक्स। ठीक है, क्लाइमेक्स एक शॉप का नाम है जिससे जाके मैं कुछ परचेज करता हूँ, इस तरह की जीन्स वगैरह सब चीज। अब जो क्लाइमेक्स वाला है वो किसी और शॉप से खरीदता है जो कि होलसेलर है। ठीक है, तो जो वो आपस में डील कर रहे होते हैं तो नॉर्मली वो उधार पे डील करते हैं, यानी हाथ क्या जो काम सामान खरीदा उसके पैसे हाथ क्या नहीं देते। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आप अगर पूछोगे ना बिजनेस में, तो बिजनेस टू बिजनेस जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें कुछ ना कुछ उधार जरूर होता है। किसी पार्टी को आप हफ्ते का उधार, किसी को महीने का उधार, बहुत कम होता है जो कैश में आपको डील कर लो। अदरवाइज बिजनेस में उधार इज अ नॉर्मल ट्रेड। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आप उधार पे बेचते हो तो फिर ऑब्वियसली आप पहले ही प्राइस थोड़ा सा बढ़ा देते हो। समझ में आ रहा है? यार अब आपको पता है क्योंकि मेरे को इस बंदे से 2 महीने बाद पैसे मिल गए, तो मैं उसको पहले ही प्राइस ऐसे कोट करूंगा जिसमें थोड़ा सा प्राइस बढ़ा हुआ। अब अगर वो कहता है कि मैं तो आज ही पेमेंट करने को तैयार हूँ, तो मैं उसको क्या कहता हूँ, ठीक है मैं तेरे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता हूँ। उसको क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। यानी अगर कोई डिस्काउंट कैश पेमेंट करने पे मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट एक तरह से क्या है? टाइमली पेमेंट करने को या अर्ली पेमेंट करने को।
आपने टाइम से पेमेंट कर दिया या जल्दी पेमेंट कर दिया, अर्ली पेमेंट कर दिया, तो जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट है। अगर बल्क में खरीद रहे हो तो जो डिस्काउंट मिल रहा है वो ट्रेड डिस्काउंट। सर क्या दोनों तरह के डिस्काउंट भी अवेल किए जा सकते हैं? बिल्कुल भाई, आपको एक प्राइस कोट किया गया, अगर आप बल्क में खरीद रहे हो तो पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, आपका प्राइस थोड़ा लेट से, अगर आप 1000 रुपए का प्राइस था कम होके 800 पे आ गया, फिर आप कहते हो मैं अभी पैसे देने को तैयार हूँ, और कुछ कम करता है क्या? तो दुकानदार और कुछ कम कर देगा, 800 से हो सकता है 750 700 कर देगा। तो ये क्या हो गया आपका? कैश डिस्काउंट हो गया। पहले जो मिला 200 रुपए वो ट्रेड डिस्काउंट, बाद बाद कैश डिस्काउंट। समझ आया? Yes, sir. क्लियर हुआ गाइस? तो दो तरह के डिस्काउंट हो सकते हैं। अब एक वर्ड और होता है, यहाँ दिख नहीं रहा मुझे, कहाँ चला गया? रिबेट। कैन एनीवन सी? ये रहा 38 पे आ गया है। आगे जाकर क्या मैं पहले बता दूं, रिबेट। ठीक है, रिबेट क्या होता है? रिबेट इज आल्सो रिडक्शन इन प्राइस। डिस्काउंट क्या था? रिडक्शन इन प्राइस। रिबेट इज आल्सो रिडक्शन इन प्राइस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिबेट एंड डिस्काउंट? तो अगर आप रिबेट को पढ़ोगे बड़ा मजेदार लिखा होता है। क्या लिखा होता है? रिबेट इज रिडक्शन इन प्राइस अदर देन डिस्काउंट फॉर रीजन अदर देन डिस्काउंट। रिबेट इज द रिडक्शन ऑफ प्राइस फॉर रीजन अदर देन डिस्काउंट। यानी रिबेट क्या है? किसी और वजह से अगर प्राइस कम हो डिस्काउंट के अलावा। ठीक है, तो हमने दो तरह से, तो दो रीजन तो देख लिए, बल्क में खरीद रहे हो तो कम हो सकता है, या फिर दूसरा क्या था? दूसरा रीजन था कि आपने टाइमली कैश में पेमेंट कर दी, उस वजह से आपका प्राइस कम हो सकता है। ये दोनों तो डिस्काउंट कहलाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इन दोनों के अलावा अगर कोई और रीजन है जिसकी वजह से प्राइस कम हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रिबेट। उसका एग्जांपल समझते हैं। भाई मैंने खरीद लिया, चलो जो भी 750 800 रुपए जो भी था वो मैंने सामान खरीद लिया। ठीक है, जो डिस्काउंट मिलना था वो मिल गया। अब हुआ क्या, जब मैं घर आया, घर आके देखा अबे तो फटा हुआ है, इसको तो रफू कराना पड़ेगा, मैं तो नई चीज सोच के लाया था। ओके नहीं, तो अब मैं वापस गया उसको वापस करने, मैंने कहा भाई साहब ये तो थोड़ा फटा हुआ दे दिया यार। तो दुकानदार क्या कहता है, ध्यान से सुनना भाई, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वापस ले ले, है ना, या दूसरा ऑप्शन क्या है, कहेगा भाई साहब देखो मैं आपसे मान रहा हूँ कि हाँ यार गलती होगी, फटा हुआ चला गया आपके पास, लेकिन अब मेरे पास और दूसरा पीस तो है नहीं, तो अगर आप इससे काम चला सको इसको रफू करा दो, जो खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा, या आप पैसे कम कर लो इसके। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर? Yes. यानी एक तरह से वो पैसे कम कर रहा है फॉर रीजन अदर देन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रीजन। उसने जो माल बेचा वो एज पर सैंपल नहीं था, हमें चाहिए था 38 नंबर, उसने बेच दिया 36 नंबर। और जरूरी नहीं कि हम रखें, वो आपको ऑप्शन देगा कि भैया आप अगर आपके यूज हो जाएगा तो रख लो, मैं थोड़े पैसे कम कर लेता हूँ। समझ आ रहा है? ठीक, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक रीजन हो सकता है कि एज पर सैंपल नहीं था, एक रीजन हो सकता है कि जो क्या बोलते हैं क्वालिटी ऑफ गुड्स थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स उसने दे दिए। तो इस तरह के रीजंस अगर आते हैं और उस पर कोई प्राइस रिडक्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड रिबेट। ये मैंने हरकत इसलिए करा दी कि मिलती जुलती चीज। क्लियर हो गया सर गाइस? ये न्यू बुक में सेम ही है, थर्ड पॉइंट में दे रखा है रिबेट। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, चलो भाई कुछ तो हमारी सुनी गई ना। चलो कहीं तो ऑथर ने हमारी सुन ली कि यार ये सिमिलर चीजें तो अननेसेसरी इसको नीचे क्यों लिखते हो यार। ठीक है, हो सकता है पहले नहीं यार अल्फाबेटिकल भी नहीं है, मैं कहने वाला था अल्फाबेटिकल तो नहीं लिख रहा है, ई दिख रहा है मुझे तो नहीं वो भी नहीं था। तो चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, और क्या रह गया जरा देखें। ओके, बैड डेट्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जिनको आपने उधार पे माल बेचा वो आपके पैसे खा गए। ठीक है, चलो उसको बैड डेट कह देते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने बताया आपको दो तरह की स्टेटमेंट्स बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साल के एंड में, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या डिनोट करती है? फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, बुक वैल्यू क्या होती है? हाँ ये समझ लो, बुक वैल्यू क्या है? जो वैल्यू हमारी बुक्स में अपीयर होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने व्हीकल खरीदा 5 लाख रुपए का, तो हमारी बुक्स में वो कितने का दिख रहा होगा बेटा? 5 लाख। तो मैं उसको क्या बोलाऊंगा? बुक वैल्यू। अब अगर मैंने साल भर यूज करा उसको, तो साल के एंड में क्या लगा हुआ? डेप्रिसिएशन। हमने सीखा था ना डेप्रिसिएशन लगाते हैं कि भाई हमने यूज किया उसको। तो लेट्स से 5 लाख पे 50,000 का डेप्रिसिएशन, एक ऐसे कुछ भी फिगर उठा दी, 50,000 का डेप्रिसिएशन, तो वो माइनस करने के बाद अब वैल्यू कितनी रह गई? 4,50,000। तो यानी मेरी बुक्स में अब वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 4,50,000। तो बुक वैल्यू मतलब क्या है कि मेरी बुक्स में, अकाउंट्स में उस चीज की वैल्यू क्या है। क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला मार के छोड़ दो, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इसके लिए फाइनल अकाउंट्स तक वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। क्रेडिट और डेबिट, मैंने सिर्फ अभी इतना बताया आपको कि क्रेडिट और डेबिट होता क्या है। जैसे हम अकाउंट मैथ्स में प्लस और माइनस करते हैं, इसी तरह से अकाउंट्स में कुछ क्रेडिट और डेबिट करते हैं। ठीक है,
क्रेडिट और डेबिट का एग्जैक्ट मतलब क्या है अभी नहीं बताऊंगा, जब लेजर का चैप्टर कर लेंगे तब समझ। अभी फिलहाल ये मान के चलो कि जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स देंगे तो या तो कुछ कुछ डेबिट हो रहा होगा और कुछ क्रेडिट हो रहा होगा, यानी वो जो दो इफेक्ट्स हम बोलते हैं वो दो इफेक्ट्स क्या है, डेबिट और क्रेडिट। पर डेबिट और क्रेडिट का असली मतलब क्या है समझेंगे लेजर के। तो गोला मार लो इस पे भी, जितना समझा सकता था मैंने भी बता दिया। डेप्रिसिएशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस पे एक लाइन लिखी है, जैसे देखो क्या है, फॉल इन वैल्यू किस वजह से, दो रीजन से। क्या, इफ्लक्स ऑफ टाइम। इफ्लक्स ऑफ टाइम टेक्निकल से वर्ड लगते हैं, आसान कर देता हूँ। पैसेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम पास हो तो ऑब्वियसली किसी भी चीज की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो इफ्लक्स मतलब पासिंग ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम। और आगे क्या लिखा है, और ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या है कि वो चीज ऑब्सोलीट होती जा रही है, पुरानी, आउटडेटेड होती जा रही है, आउटडेटेड। ठीक है, तो उसको जैसे आपने कोई फोन लिया, फोन आपने लिया, कौन सा लिया होगा पता नहीं, और महीने बाद जाके देखोगे तो 15 नए फोन आ चुके होंगे, है ना। तो वो चीज ऑब्सोलीट होती जा रही है, टेक्नोलॉजी पुरानी होती जा रही है। अब आज के डेट पे किसी पे नोकिया वाला वो पुराना फोन होगा तो वो यूज ही नहीं कर सकता, कैसे करेगा, स्मार्टफोन तो है नहीं, वो चलेगा ही नहीं, उसमें बहुत ही कम चीजें चलेंगी। हाँ, यूज टेक्निकली कर पाएगा, लेकिन आज की डेट पे वो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गया है ना। क्लियर। तो जैसे जैसे आपकी चीज आपने खरीदी है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ या अदरवाइज नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी तो वो ऑब्सोलीट होती जाएगी। क्लियर। तो क्या क्या चीजें किस वजह से फॉल इन वैल्यू होता है, देखो जरा। यूसेज सबसे पहला तो यही है, और इफ्लक्स ऑफ टाइम, और ऑब्सोलेसेंस, या फिर एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज टूट गई, खराब हो गई, तो ऑब्वियसली भी डेप्रिशिएट हो जाएगी, है ना। चलो, एंटिटी क्या होता है, तीन नाम आपके सामने हैं, एंटिटी, एंटरप्राइज और फर्म। तीनों ही किसके नाम है, बिजनेस के। बिजनेस को दूसरी भाषा में, टेक्निकल भाषा में हम एंटिटी, एंटरप्राइज या फर्म बुलाते हैं। मैं आपको बिजनेस करके क्यों बुलाता हूँ अभी तक, क्योंकि आपका अभी स्टार्टिंग फेज है। आपको अगर मैं एंटिटी वर्ड बोलता गया पता नहीं क्या शब्द है यार, फर्म बोलता समझ में नहीं आता, बिजनेस समझ आता है। इसलिए हम अभी आपको बिजनेस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी चीज बोलते हैं। आगे जाकर के जैसे जैसे आदत पड़ जाएगी हम और भी शब्द यूज करना शुरू करेंगे, एंटिटी, एंटरप्राइज या फर्म। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। एंट्री क्या होता है, एंट्री होता है जब आप रिकॉर्ड करते हो। तो जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का एग्जांपल लूं, वैसे तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर अकाउंटिंग प्रोसेस। वो कहां से शुरू होता है, जर्नल से। ठीक है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में जब मैं लिखता हूं ना, जो भी कुछ प्लस या माइनस कर रहा हो तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग एन एंट्री। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। मैं कुछ एंटर कर रहा हूँ, कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसको क्या कहते हैं, एंट्री करते हैं। ठीक है। इंसॉल्वेंट मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी की लायबिलिटीज उसके डेट से ज्यादा, सॉरी उसके एसेट से ज्यादा हो जाए एंड ही इज नॉट एबल टू कंप्लीटली रीपे हिज लायबिलिटीज, और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर उसके बाद उसको कोर्ट के थ्रू डिग्री मिल जाती है कि भाई ही इज बीन एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट। ठीक है, कोर्ट प्रोसेस भी होता है, पर मोटा मोटा इतना समझ लो चलेगा। प्रोप्राइटर, अगर कोई सिंगल ओनर है, अगर मैं अकेला ओनर हूँ बिजनेस का तो मैं कहलाता हूँ प्रोप्राइटर। अगर एक से ज्यादा ओनर होते हैं तो, अच्छा पहली बात तो अगर सिंगल ओनर है तो उस बिजनेस को क्या बुलाएंगे, प्रोप्राइटरशिप, और ओनर को क्या कहलाएंगे, प्रोप्राइटर। अगर एक से ज्यादा बिजनेस ओनर है तो ऐसे केस में बिजनेस को बुलाते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, और जो ओनर होते हैं उन्हें बुलाते हैं पार्टनर्स। और अगर बहुत बड़ा बिजनेस होता है जब बहुत सारे ओनर है, हजारों, तो उसमें बिजनेस को क्या बुलाते हैं, कंपनी, और ओनर को क्या बुलाते हैं, शेयर होल्डर। क्लियर है गाइस। ठीक है, ये चीज याद रखना, थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज पे भी आगे जाके काम आएगा। अरे विद दिस ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट हो गया इंसॉल्वेंट का उल्टा, यानी जिसके पास सफिशिएंट एसेट है टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज। ठीक है, बिल्कुल उल्टा, इंसॉल्वेंट का उल्टा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है या फाइनल अकाउंट्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो साल के एंड में आप स्टेटमेंट बनाते हो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। दो चीजें बनती है, क्या क्या, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपने को क्या पता चलता है, प्रॉफिट या लॉस, और बैलेंस शीट से हमें पोजीशन पता चलती है, यानी एसेट और लायबिलिटीज पता चलती है कि साल के एंड में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्लियर है गाइस। विद दिस आपका सेकंड चैप्टर खत्म है मेरी तरफ से। एक बार देख लेना, नजर मार लेना कोई टर्म आपके बुक में, जो नई वाली बुक है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ना हो, क्योंकि मैं पुराने वाले बुक को यहाँ पे पेज लेके चल रहा था। ठीक है, और इसके बाद प्लीज आपका होमवर्क, दो होमवर्क है। एक तो इसको रीड करना, पूरा याद करना साथ साथ। देखो भैया, अगर ये सोच रहे हो सिर्फ रीड करने से काम हो जाएगा तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। आप अगर याद नहीं करोगे तो आगे जाकर के आपको ही तकलीफ होगी और कहोगे अबे यार ये तो चैप्टर ना गंदे गंदे हैं, साथ साथ याद करते हुए चलो। और एक रिवीजन करने का बहुत आसान और अच्छा तरीका बता रहा हूँ,
जब मैं सीए कर रहा था, दिस वाज द ओनली थिंग जिसने हमें बचा रखा था। अदरवाइज सीए में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोर्स बहुत है, आप जितना पढ़ लो ऐसा लगता है पुराना भूल गए। तो हम कैसे रिवाइज करते थे पता है, मेरा जो फास्ट फ्रेंड था, हम लोग आपस में हमने बना रखा था कि हम एक दूसरे से कुछ भी सवाल रैंडमली पूछ लेते थे। रैंडमली का मतलब समझते, ऐसा नहीं कि चल तू ये पढ़ के आई हो और मैं पूछूंगा, नहीं, कुछ भी रैंडमली किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सवाल। अच्छा बता सेक्शन, अच्छा मैं तो इस सेक्शन में पहुंच गया क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे थे वहाँ, सेक्शन 243 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, और मैं आपकी टर्म्स में बोलूँ तो परचेज, परचेज में क्या आता है, परचेज का क्या मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। अगर मैं ये ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ तो उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे, कुछ भी रैंडमली एनीथिंग। और नॉर्मली पता है क्या होता है, जब आप ऐसा पूछना चाहते हो ना, तो आपके दिमाग में पता है कौन सी चीजें आती हैं जो खुद के लिए डाउट्स थे। जो खुद के दिमाग में डाउट आ रहे होते हैं ना, आप सोचते अच्छा जिसको पता है क्या पूछते हैं, जरा सबसे पहले आप वही पूछते हैं। और उससे फायदा क्या होता है, आप अपने माइंड में ही उसको रिवाइज करते चले। जैसे ही आप सामने वाले से पूछोगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में पक्का होता है। So this was the best way of revision. इसमें पता भी नहीं चलता था कि आप कितनी जल्दी क्या क्या चीजें रिवाइज कर गए, बातों बातों में, मस्ती मस्ती में। हम तो इसको क्विज की तरह भी करते थे कि चल देखते हैं आज कौन जीतेगा, किसके आंसर ज्यादा सही हो, तो बड़ा मजा आता था। हाँ, ये सबके साथ नहीं कर सकते आप क्योंकि हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। सो चूज योर पार्टनर वेल। एंड मैंने जब बोला चूज योर पार्टनर वेल, उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि वो भी एक तो उतना ही इंटरेस्टेड होना चाहिए इस चीज में, प्लस वो भी आपके ही लेवल पे होना चाहिए। बहुत ज्यादा बेवकूफ होगा या बहुत ज्यादा अकलमंद होगा आपके कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा ना एक जना इंटरेस्ट लूज कर जाएगा। अगर बहुत बेवकूफ हुआ तो आप इंटरेस्ट लूज कर जाओगे, बहुत अकलमंद हुआ तो वो बेवकूफ सॉरी वो इंटरेस्ट लूज कर जाएगा कि यार ये तो इसको तो कुछ आता ही नहीं है, जो पूछता है ये ऐसे ही बस हाँ ना ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। तो इसलिए अपने लेवल के स्टूडेंट को चूज करो टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। और कभी भी कंबाइंड स्टडी भी करो ना, तो कंबाइंड स्टडी के लिए भी ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कि आप ऐसे ही बच्चे को साथ में चूज करो जो आप ही के लेवल पे हो, आपसे बहुत ऊपर या बहुत कम नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है गाइस? तो ये टेक्निक लगाना शुरू करो। मैं बता रहा हूँ, दिस विल अगेन नॉट ओनली लिमिटेड टू अकाउंट, सब जगह आप ये लगा सकते हो, सब जगह रैंडमली कभी भी पूछो। हम तो बाइक पे जा रहे होते थे कोचिंग सेंटर पे, हम वहां भी पूछ रहे हो। हम खाना, हम तो क्योंकि काफी टाइम हमने एक साथ स्पेंड किया, सीए में काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो हम तो कई बार ऐसा होता था वी यूज्ड टू स्टे बैक, या तो वो मेरे घर पे या मैं उसके घर। तो हम लोग तो खाना खाते खाते भी चल, जब तक रोटी बन के आ रही है तब तक पूछते। तो वी यूज्ड टू यूटिलाइज टाइम लाइक एनीथिंग, चलो जब मौका मिल रहा है करो, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें मेहनत काफी थी और उसके लिए ये रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं करते, आई एम टेलिंग यू, सीए क्लियर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अगर हम ये रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे होते, वो मेरे साथ मेरा फ्रेंड नहीं होता, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप वो Sir, did you cleared in first attempt? not at all and I am not I'm actually proud to say that I did not clear in first attempt. उसमें कोई बुराई नहीं है। कई लोग छुपाते हैं कि यार अरे यार मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो आपको अपनी कहानियां सुनाऊंगा, आपने कहानियां नहीं सुनी अभी। I did not used to be a very bright student. I say it upfront. मैं तो कहता हूँ अगर मैं सीए कर सकता हूँ, मैं लॉ कर सकता हूँ। I am also LLB for all those guys who don't know. I am a chartered accountant. I have done LLB also. I have done international taxation course also. So I have done a lot of things, and I am in process of doing couple of more things. तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई खत्म हो गई बस आपको पढ़ा रहा हूँ मेरा तो काम खत्म, नहीं। I am learning new things every day, and learning is a process. सिर्फ ये theoretical knowledge तक नहीं है, आप लाइफ में जितना आगे बढ़ोगे और अच्छी चीजें सीखोगे, ठीक है ना। तो इट इज अ प्रोसेस। तो सीए ऐसा कुछ नहीं है फर्स्ट टाइम में किया था, बिल्कुल नहीं था। और मैं कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं हुआ करता था, मतलब आई यूज्ड टू फेस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू इवन स्कोर गुड मार्क्स, एंड दैट हैड अ रीजन। उसके पीछे भी एक रीजन था, वो मैं समझाऊंगा जब आपको कभी कहानी सुनाऊंगा, नॉट टुडे, ऑलरेडी वेरी लेट, तो वो बताऊंगा। लेकिन हाँ, मेरा अलग अलग स्टेजेस होते हैं सीए में, इफ यू डोंट नो। 3 स्टेज होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, राइट।